जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। इंडियन हिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। लास्ट जो 2 लेक्चर्स हुए उनमें हमने डिस्कस किया है हिस्ट्री और उसके प्रकार, प्री हिस्टोरिक एरा और इनसे रिगार्डिंग जो पीवाईक्यूज आए हैं उन पीवाईक्यूज। आज का जो लेक्चर है काफी स्पेशल होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिविलाइजेशन, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इससे रिगार्डिंग आपका जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दैट इफ यू वांट टू कवर योर हिस्ट्री थ्रूआउटली फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव देन यू कैन जॉइन अवर चैनल। सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में यहाँ का पूरा सेक्शन आपको हिस्ट्री का मिल जाएगा। और रेगुलर हम करंट अफेयर पे काम कर रहे हैं जो स्पेसिफिक है और जिस आधार पे आपकी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है वो सब आपको करंट अफेयर वाला पर्सपेक्टिव जो हम लेकर आए हैं उसमें मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून विद कल्पाक्ष ऑन द करंट अफेयर आल्सो। सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कई तरह से हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कुछ लोग कहते हैं, तो कुछ सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से इस सिविलाइजेशन को जानते हैं। जब भी बात सीना चौड़ा करने की आती है, जब बात आती है दूसरों से कंपेयर करने की और ये बताने की कि हम दूसरों से अच्छे क्यों है, बेस्ट क्यों है, तो हम हर बार एक बात कहते हैं कि हम वो है जिन्होंने आज से 5000 साल पहले एक प्लांट सिविलाइजेशन की शुरुआत की थी। हम वो है जिसने वर्ल्ड को फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन दिया था। हम वो है जिसने वर्ल्ड को फर्स्ट प्लांट टाउनशिप जो है वो बना के दी थी। सो ये एक पार्ट होता है। और जब इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो इससे रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें अभी भी एक्सकवेट होना बाकी है। इस सिविलाइजेशन की अर्लियर ट्रेस के बारे में बात करें तो उसका स्टार्ट होता है इन द ईयर ऑफ 1853 व्हेन द ब्रिटिशर्स आर रूलिंग इंडिया। एक बंदा था जिसका नाम है ए कनिंघम, जिन्हें अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं। ये अलेक्जेंडर कनिंघम इज द वन जिन्होंने 1851 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किया था और उसके पहले चीफ थे। 1853 में इनको एक हड़प्पा की सील मिलती है जिस सील पे एक बुल है और बुल के साथ में 6 अलग अलग अल्फाबेट या जो लेटर्स है वो लिखे हुए। क्योंकि उस समय न तो इतना बजट था, न इतने रिसोर्सेज थे कि वो इसके एक्सकवेशन को आगे बढ़ा पाते, तो इनकी जो फाइंडिंग्स है उस फाइंडिंग्स को दरकिनार कर दिया गया, रोक दिया गया या इग्नोर कर दिया गया। इसके कुछ साल बाद लगभग 70 इयर्स के बाद में 1920s का जो टाइम पीरियड आया उसमें ये जो पंजाब सिंध का लरकाना नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है, उस लरकाना डिस्ट्रिक्ट में रेलवे लाइन का काम चल रहा था। और उन रेलवे लाइन के लोगों के लिए जो स्लीपर बिछाते ना उसके नीचे रखने के लिए कुछ पत्थर की आवश्यकता थी, स्ट्रॉन्ग आइटम की। तो उन्हें कुछ मिला कि यार एक खदान है, गांव वालों ने जाके बताया कि भैया एक खदान है, वहां पे पकी पकाई ईंटों जैसा कुछ मिल रहा है, तो वो उठा के ले आए और वो उठा के वो जो रेल की पटरी उसके नीचे बिछाना चालू कर दिया। और हमारे यहाँ तो है ना कि फ्री में अगर कुछ मिले तो हर कोई ले लेता है, तो ये जो इस एरिया के लोग थे वो भी वहां से ईंटें निकाल निकाल के अपने घरों में लगाने लगे। जब ये खबर फैली तो खबर जाकर पहुंची जो इंडिया का एएसआई है उसके पास, और वहां से दयाराम साहनी जो है वो यहां तक पहुंचे और उन्होंने डिस्कवरी किया एक नए सिटी का जिसका नाम रखा हड़प्पा। ये जब सिविलाइजेशन का डिस्कवर हुआ तो वो आकर चौंक गए, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन था एक तो बड़ा पुराना लग रहा था, पूरा स्ट्रक्चर अवेलेबल था, अगर ये लोग इससे नहीं तोड़ते तो शायद और अच्छी स्थिति में मिलता, तो स्ट्रक्चर अवेलेबल था। और वो जो ब्रिक्स ईंटें मिली ना, वो ईंटें कौन सी थी, तो वो ईंटें बैग्ड ब्रिक्स थी। बैग्ड ब्रिक्स में भुनी हुई, जो आजकल हम लोग यूज करते हैं वो ईंटें उनको पुराने समय में मिली। टाइम तो अभी पता नहीं था क्योंकि रिसेंटली उसे डिस्कवर किया था, बट वो देखकर ये तो चौंक गया कि यार हमारे पास कुछ ऐसा है जो शायद वर्ल्ड ने अभी तक नहीं देखा। इसके डिस्कवरीज को आगे बढ़ाया, ये सब चल ही रहा था कि 1922 का दौर आया और आरडी राखलदास बैनर्जी जो थे उन्होंने एक और साइट वैसी ही डिस्कवर की जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो। नाम बाद में रखा गया। अब ये जो मोहनजोदाड़ो जो नाम है ये बेसिकली अपने आप में एक सिंधी वर्ड है और इसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, ऐसा एला जो मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा भी गया। मृतकों का टीला क्योंकि एक टीला था जिसको जब एक्सकवेशन उसका किया गया तो लेयर्ड वाइज स्केलेटन्स मिले, अलग अलग मींस कई डेड बॉडीज के जो स्केलेटन्स रिमेन्स थे वो मिले, इसलिए इस टीले को क्या नाम दे दिया गया, मृतकों का टीला। जब ये एक्सकवेशन हुआ, इसका स्टडी किया गया, इसका डेटेड निकाला गया और इसका अनाउंसमेंट किया गया 1924 में विद द नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये इतना इजी रहा नहीं, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी इसके नाम पर भी आई, क्योंकि हर हिस्टोरियन जो है वो अलग अलग नाम देने की बात कर रहे थे। कुछ हिस्टोरियन कह रहे थे कि इसका नाम हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन होना चाहिए, तो कुछ का कहना था इसका नाम सिंधु सरस्वती होना चाहिए, क्योंकि सिंधु सरस्वती पे इसका एक्सपांशन था।
जो लोग इंडस वैली कह रहे थे उनका कहना था कि बड़ी बड़ी साइट इंडस वैली पे मिली है, बट फाइनली चली किसकी, तो जो जॉन मार्शल उस समय के एएसआई के चीफ थे उनकी, और उन्होंने कहा क्योंकि फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा, इसलिए सिविलाइजेशन का जो ऑफिशियल नाम रखा गया वो ऑफिशियल नाम रखा गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। हाँ, हम जनरली इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से ही जानते हैं। इस सिविलाइजेशन का जब एक्सेप्टेशन हुआ या अनाउंसमेंट हुआ तो खाली ये भारत नहीं, वर्ल्ड भी चौंक गया, क्योंकि इससे पहले यह माना जाता था कि इंडियन हिस्ट्री जो है, उस इंडियन हिस्ट्री का स्टार्ट है वो होता है कब से, 1500 बीसीई से, विद व्हाट, विद द अराइवल ऑफ आर्यन। और ये कह दिया गया कि ये जो आर्यन है ये आए कहां से, तो ये आए सेंट्रल एशिया से भारत आए, मींस माइग्रेटेड है, इंडिया का कोई इंडिजिनियस नहीं था। ये लोग कहां से माइग्रेट होके आए, बाहर से, सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होके आए, मींस उन्होंने बोल दिया कि इंडिया में लोग कहां से आए थे, भारत। और ये वाली थ्योरी जो है हम पे ऊपर थोपी जा रही थी लगभग लगभग 1500 सालों से, सॉरी 1500 नहीं, 3500 सालों से, कि भैया तुम लोग की शुरुआत कब से होती है, आर्यन से। पर जब इस सिविलाइजेशन को डेट किया गया और पता चला कि ये जो सिविलाइजेशन अप्रोक्सीमेटली 3400 ईयर्स बीसी पुराना है, मींस लगभग आज से 5500 साल पुराना जो सिविलाइजेशन है, और वो सिविलाइजेशन है भी कैसा, तो ये पूरा के पूरा प्लान्ड है। इस कंटेम्पररी टाइम में ऐसा कोई सिविलाइजेशन मिला ही नहीं। और ऐसा सिविलाइजेशन है जिन किस ईंटों का यूज हुआ है, तो बर्न ब्रिक्स का यूज हुआ है इस सिविलाइजेशन में। तो ये अपने आप में और चौंकाने वाला था विश्व के लिए कि जिस भारत को आप आर्यन की थ्योरी में बांट कर बैठे हो, वो भारत जो है उसका हिस्ट्री इतना ही नहीं, इससे काफी पुराना है। ये वाला जब एक्सकवेशन हुआ तो अभी तक तो ये कह दिया गया कि ये जो हड़प्पन पीपल्स थे ये तो आर्यन नहीं थे। क्यों? क्योंकि आर्यन का अराइवल तो कब हुआ, आर्यन वाला जो है, इन आर्यन के बारे में बात किया जाए तो इनका अराइवल तो हुआ 1500 बीसी में। सो जो हड़प्पन पीपल्स थे वो आर्यन नहीं। ये कौन है? तो इनको कहा गया कि ये जो लोग हैं ना, ये द्रविडियन आइडेंटिटी के हैं, और ये वही है जो इंडिजीनियस है इंडिया के। और बाद में जब आर्यन का इन्वेजन हुआ तो ये द्रविडियन भाग के कहां चले गए, ये साउथ में चले गए। और इस थ्योरी के आधार पर उन्होंने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया, दो हिस्से, एक नॉर्थ और एक साउथ। बोला कि नॉर्थ वाले माइग्रेट होके आए और साउथ वाले इंडिजीनियस है। अभी रिसेंटली जब सनौली नाम से एक जगह है जो बागपत जिले हरियाणा में है, जब उसका डिस्कवरी हुआ तो पता चला कि भैया ये जब आर्यन का जो कल्चर है ना, ये कंटेम्पररी है इस सिविलाइजेशन के। मींस आज 3000 4000 ईयर्स एगो के बारे में बात किया जाए, तब से सनौली में आर्यन कल्चर चल रहा था। मींस आर्यन और हड़प्पन कल्चर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और आर्यन जो है वो कहीं से माइग्रेट होकर नहीं आए, दे आर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया। वो इंडिया के क्या है? वो इंडिजीनियस पीपल। सो ये जो थ्योरी है जिसको लेकर इंडिया को बांटा गया, और आज भी आप देखिएगा पॉलिटिकल स्टार्टा में देखा जाए तो इंडिया को बांटा हुआ ही माना जाता है। ये जो नए नए आए हैं, नए नेता जो बन के आ जाते हैं, ठीक, उनको एक गद्दी मिल जाती है परिवार की तरफ से, उनका यही मानना होता है और उस आधार पर अपनी राजनीति चलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उन्हीं थ्योरीज को जो पुरानी कभी किताबों में पढ़ ली थी उसको लेके आ जाते कि भैया द्रविडियन अलग है, आर्यन अलग है, और ये थ्योरी आज भी चल रही है। सो ये एक डिवाइड था। इस सिविलाइजेशन के एक्सपांशन के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो सिविलाइजेशन जनरली पाकिस्तान जो 5 कहते ना, इंडस लैंड जो है उसके ऊपर फैला हुआ था, ठीक है। और ये पूरा के पूरा जो नॉर्दर्न पार्ट है उस नॉर्थ पार्ट को कवर करता है। एक्सपांशन को और समझने का कोशिश करें तो इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है उसको कहा जाता है सुक्तो तोगई। ये बेसिकली अफगानिस्तान वाले एरिया में सिचुएट है। और इसका अगर ईस्टर्न पार्ट देखा जाए तो वो हमको अभी तक जो एक्सकवेशन में मिला है वो मिला है आलमगीरपुर, या अभी से उसे कहा जाएगा आलमगीर, हाँ उसको आलमगीरपुर ही कहा जाता है। आलमगीरपुर ये आपका वेस्ट में। नीचे साउथ में जब बैठा जाए तो उसको दायमाबाद कहते हैं जो महाराष्ट्र में है। और इधर कहा जाए तो यहाँ पर इस वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है सुख्तजैंड, जो कहां पर है, जो बलूचिस्तान में सिचुएट है। तो इस तरह से 4 अलग अलग फ्रंट हम लोगों ने देखा। ऊपर का सुख्तुत हो गई, इधर आलमगीरपुर, नीचे दायमाबाद और सुख्तगैंड। ये जो जेंडर इस तरह से एक पूरा की पूरा सर्कल जो है वो, सॉरी एक आर्क है, वो क्रिएट करता है इस एरिया में पूरा जो सिविलाइजेशन था वो फैला था। और ये सिविलाइजेशन छोटा नहीं था, ये सिविलाइजेशन कंटेम्पररी वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिविलाइजेशन था विद द एरिया और विद द कवरेज ऑफ 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इतना बड़ा सिविलाइजेशन हमें और कहीं मिला ही नहीं जितना सिविलाइजेशन ये बड़ा था, जिसका एक्सटेंशन अपने आप में जो था वो काफी ज्यादा, जो ईस्ट से वेस्ट काफी ज्यादा लंबा, और उसके कंपैरिजन में नॉर्थ टू जो वेस्ट साउथ है उसमें थोड़ा कम फैला हुआ था। इस सिविलाइजेशन का जब एक्सकवेशन हुआ, पहला पार्ट था डेटिंग को लेके। डेटिंग को लेके क्वेश्चन आता भी है।
डेटिंग को लेके आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो ईयर्स है वो किस मेथड से निकाले गए। तो शुरुआत में तो क्या किया, जो आसपास के सिविलाइजेशन से वहां से उसको डेट किया। बाद में C14 जो कार्बन डेटिंग होता है, ठीक है, C14 जो मॉलिक्यूल्स के आधार पर, आइसोटॉप्स के आधार पर डेटिंग होता है, उस टेक्नोलॉजी के आधार पर हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो है वो पार्ट किया गया। इस सिविलाइजेशन को जब ईयर में कहा गया तो ये बोला गया कि ये जो सिविलाइजेशन है 3400 BCE से लेकर 1700 BCE तक ये क्या था, ये फैला हुआ था। कब से कब तक? 3400 BCE से लेकर 1700 BCE तक इस सिविलाइजेशन का क्या मिलता है, एक्सटेंड मिलता है। ये BCE और CE वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमने लास्ट वाले लेक्चर में कवर किया था, तो अगर किसी को इश्यू हो तो आप लास्ट लेक्चर से इसको उठा सकते हो। अब ये जो पूरा पीरियड है, इस पीरियड को हम इसके एविडेंस के आधार पे 3 अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं: प्री हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज एंड पोस्ट हड़प्पन फेज। मैच्योर हड़प्पन फेज का मतलब होता है वो फेज जिसके कारण ये सिविलाइजेशन जाना गया। जाना क्यों गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब भी बात आती है तो बाकी चीजें सब अलग घट जाती है। जाना जाता है बैक्ड ब्रिक्स के यूज के कारण, प्लांट सिविलाइजेशन के कारण और ट्रेड ओरिएंटेड सिटीज के कारण इस सिविलाइजेशन को जाना जाता है। तो ये जो पीरियड रहा ये रहता है आपका 2700 से 1900 BCE तक। तो इसे हम कहते हैं मैच्योर हड़प्पन पीरियड, जिसके लिए हम बड़ा प्राउड है। इससे पहले वाला जो 3400 से 2700 वाला जो पीरियड है, इसे आपने क्या किया, प्री हड़प्पन फेज कह दिया। और इसके बाद वाला जो पीरियड 1900 से 1700 BCE वाला जो पीरियड है, इसे आपने पोस्ट हड़प्पन पीरियड कह दिया, जहां से इस सिविलाइजेशन का जो बेसिक कल्चर था वो कल्चर क्या हो गया, या जो बेसिक पार्ट था वो गायब हो गया। मींस जो प्लांट सिविलाइजेशन था वो गायब हो गया। आगे बढ़ते हैं, सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में बात करने का कोशिश करते हैं। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 3400 से 1700 BCE तक था, इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किया जाए तो फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती है वो आती है आपकी टाउन प्लानिंग, ठीक है, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देन एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, वेट्स एंड मेजर्स एंड सिल्स एंड पॉटरी। मींस ये पूरा के पूरा सिविलाइजेशन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। सो वन बाय वन हम इसको एक एक करके क्या करने की कोशिश करते हैं, स्टडी करने का कोशिश करते हैं। सो शुरुआत जब हम करें तो ये सारे जो कुछ एक्चुअल फोटोज है, 3D डायग्राम उस चीज का बना हुआ है कि किस तरह का वो सिविलाइजेशन जो है वो होता होगा। और ये कुछ है, जैसे ये हड़प्पन ग्रेनरीज का फोटो है, ये मोहनजोदड़ो के अंदर जो ग्रेट बाथ मिला है उसका फोटो है। तो स्ट्रक्चर जो है वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिला। टाउन प्लानिंग वॉज द की एस्पेक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। उन लोगों ने टाउन को प्लान करने के लिए जिस चीज का यूज किया वो थे ब्रिक्स। अब ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स का एविडेंस तो हमको मेहरगढ़ से मिलना शुरू हो जाता है, जहां सन ड्राइड ब्रिक्स यूज होती थी। सन ड्राइड ब्रिक्स मींस उनको हम मींस ब्रिक्स बनाते थे और उनको किसमें सुखा देते थे, सूर्य के रोशनी में सुखा देते थे, वो सन ड्राइड ब्रिक्स थे। बाद में एक एडवांस टेक्नोलॉजी हमको जो देखने को मिली वो थी बैक्ड ब्रिक्स, मींस उनको भुना जाता था और कई सारी जो ब्रिक्स थी वो बर्न थी। बर्न शायद जानबूझ के की गई या हो जाती थी, वो डिपेंड करता है, क्योंकि आज भी आप ईंटें घर में देखोगे तो कई सारी जो ईंटें आती है ब्राउन इन कलर आती है, जो नॉर्मल हमारे ईंटें चलती है, और कई सारी जो ईंट, उन 1000 ईंटों के बीच में एक आधी ईंट आ जाती है जो बिल्कुल रेड इन कलर होता है, चॉकलेट इन कलर, उसको हम बोलते हैं सॉलिड, ठीक है, वो जल चुकी है, वो टूट बिखर जाएगी अलग पार्ट। तो इस दो तरह की जो ईंट है वो यहाँ यूज होती थी। ये जो ब्रिक्स है आज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न टाइम पीरियड। आज से 5000 साल पहले इस तरह की ईंटों का यूज होना अपने आप में ये कहता है कि वो जो सिविलाइजेशन है वो सिविलाइजेशन अपने आप में क्या है, अलग था या यूनिक काइंड ऑफ सिविलाइजेशन था। इस सिविलाइजेशन के बारे में जब बात होता है हम करते तो इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जब हमने ब्रॉन्ज का यूज देखा, ठीक है, इसके कंटेम्पररी में हमने चालकोलिथिक एज देख रहे थे, यहाँ पे ये लोग ब्रॉन्ज और टीन दोनों को, सॉरी कॉपर और टीन दोनों को मिला के ब्रॉन्ज बनाना स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। टाउन प्लानिंग के बारे में अगर बात करें तो इस एरिया में टाउन प्लानिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि सारा जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो किसी न किसी नदी के किनारे बना, मींस एक वाटर की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रख के बना, क्योंकि वो जो एरिया है वो एलुवियल सॉइल का एरिया है, तो हर नदी वाला जो एरिया होता है वहां पर, वहां की जो आ रही फ्लड के कारण जो मिट्टी आती है उससे एक बड़ा प्लेन बन जाता है जो 2 एरिया में डिवाइड होता है। एक जो एरिया होता है वो लोअर एरिया होता है और दूसरा जो है वो एक टीलानुमा आकार होता है जिसे हम अपर रीजन जो है वो अपर रीजन कहता है।
यहाँ का जो टाउन प्लानिंग सिटीज बनाई गई वो भी इसी तरह से बनाई गई। ऊपरी हिस्सा जो है वहां पर एक फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर बनाया गया जिसे हम लोग सिटेडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटेडल। सिटेडल का मतलब होता है फोर्ट, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो चारों तरफ से दीवार से घिरा है उसे क्या कहा जाएगा? सिटेडल कहा जाएगा। फिर हमने एक और स्ट्रक्चर देखा जो लोअर एरिया में बसा हुआ था। तो हमने जब इनको क्लासिफाइड करना स्टार्ट किया तो हमने बोला ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर इसको हमने नाम दे दिया अपर टाउन, और जो लोअर नीचे वाला स्ट्रक्चर था उसको हमने नाम दे दिया लोअर टाउन। यहाँ दोनों के स्ट्रक्चर में भी अंतर था, यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी एडवांस और बड़े थे और यहाँ पे सिंगल स्टोरी हाउसेस वगैरह हमने देखे तो ये लोअर टाउन होता था। कुछ सिटीज ऐसी मिली है जहां हम इन दोनों के बीच में भी एक स्ट्रक्चर मिला है जिसको बाद में हमने मिडिल टाउन का नाम दे दिया कि वो जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? आपका मिडिल टाउन। ये जो बड़े जो सिटेडल वाला था यहाँ में ग्रेट स्ट्रक्चर्स मिले, जैसे मोहनजोदाड़ो में आपके यहाँ पे डबल स्टोरी बिल्डिंग्स भी मिली हैं। फिर हमको जो जो घर बने हैं वो थोड़े से फाइन इन नेचर है। यहाँ पे हमें सिंगल स्टोरी हाउस मिले हैं और रो हाउसेस जो होते हैं वो मिले हैं। तो उस आधार पर यह कहा जाता था कि भैया यहाँ पे जो रूलिंग क्लास था वो रहते थे, वो यहाँ पे जो आर्टिशियंस वगैरह जो बाकी लोग थे वो लोग रहा करते थे। ये तो सिटी का स्ट्रक्चर था। और ये जब टाउन बनाएगा तो वो टाउन को भी प्रॉपर किस पैटर्न में बनाया गया? प्रॉपर ग्रिड पैटर्न में उसको डिजाइन किया गया। ग्रिड पैटर्न उसको कहा जाता है जहां हर रोड एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उस एरिया को आप क्या कहते हो? ग्रिड पैटर्न कहते हो। सो आजकल हमारे यहाँ जब टाउन प्लानिंग होती है, जो सिटीज बनती है, कॉलोनीज बनती है, तो उनको ग्रिड पैटर्न में डेवलप होता है। आज से 5000 साल पहले ये किया गया, ये अपने आप में एक आयरनी था। तो वहां पे जितना भी टाउन डेवलप हुआ वो कैसा हुआ? वो अपने आप में ग्रिड पैटर्न में डेवलप हुआ। जो घर हुआ करते थे वो घर क्या होते थे? उस स्ट्रीट के आस में होते थे। कई सारे जो घरों के दरवाजे वो दूसरी साइड में ओपन होते थे। ये यहाँ का एक वेल स्ट्रक्चर था। हर घर जो था उस घर में अपना एक वॉशरूम था। मोदी जी अब बनवा रहे हैं वॉशरूम, इनका उस समय हुआ करते थे। ठीक है, जहां से प्रॉपर पानी निकल के जाता था वो ड्रेन से निकल के जाता था। जी मींस उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन में नालियां हुआ करते थे। हमारे आज भी शहरों में तो नालियां बन गई है, पर गांव की स्थिति देखी जाए तो बड़ी खराब है। गांव के लोगों और नालियों की तो अपनी एक दुश्मनी चलती है, वो कहां से चली आ रही है उसका अभी तक कोई ट्रेस मिला नहीं। क्योंकि आप किसी भी गांव में चले जाओ, वहां की स्थिति अगर देखोगे तो सब कुछ होगा, पर नालियां जो है वो नालियां प्रॉपर नहीं होगी। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर नालियां व्यवस्थित है मतलब गांव नहीं है, और अगर गांव है तो वहां पे एक चीज तो व्यवस्थित नहीं होगी, और वो क्या है? नालियां। उनका पता नहीं गंदगी से क्या प्यार है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर जब बनाया गया तो ग्रिड पैटर्न में बनाया गया, और ग्रिड पैटर्न उस तरह से प्लान किया गया। फिर हर घर से एक नाली निकल के कहां हो जाती, तो वो शहर से बाहर निकल जाता था। जब भी टाउन प्लानिंग किया गया वो लोअर टाउन और अपर टाउन के बीच में मींस इस तरह से अपर एंड जो स्ट्रक्चर था उस पे किया गया। यहाँ का जो एक और जो मेन पार्ट हमको निकल के आता है, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं, जैसे एक स्ट्रक्चर बना जिसे हम कहते हैं ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बाथ जो है ना, ये हमको मोहनजोदाड़ो जो है मोहनजोदाड़ो से अवेलेबल हुआ। इसके अगर लेंथ के बारे में बात किया जाए तो ये जो लेंथ उसका है ये 11.81 मीटर का है। ठीक है, वैसे ये 7.21 मीटर का जो है वो लेंथ इस तरह का है, और ये जो डीप अगर देखा जाए तो इसे 2.31 मीटर के आसपास इसको मेजर किया जाता है। तो ये पूरा आपका ग्रेट बाथ है जो यहाँ पे हमें अवेलेबल हुआ। इससे क्वेश्चन आया हुआ है ग्रेट बाथ कहां से मिला, तो मोहनजोदाड़ो से अवेलेबल हुआ। इसकी डायमेंशंस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी आया है। ये जो मोहनजोदाड़ो से ग्रेट बाथ मिला, इसको क्या देखा तो ये पूरा के पूरा ब्रिक से बना था। बिल्कुल नीचे एक बेस बनाया गया था कि पानी जो है वो अंदर न जाए। फिर दोनों तरफ उतरने के लिए इसमें स्टेयर्स लगाई गई थी कि कोई भी बंदा आराम से उतर जाए। और एडजेंस्टेंट यहाँ पे हमने देखे तो यहाँ पे एक रूम्स हुआ करते थे। तो इसको लेके एंथ्रोपोलॉजिकल लेवल पे थ्योरी क्रिएट किया गया कि ये जो है हो सकता है स्पिरिचुअल बाथिंग जो है, उस स्पिरिचुअल बाथिंग के लिए इसको क्या किया जाता था? यूज किया जाता था। लोग जो यहाँ पर है किसी पूजा पाठ के लिए आया करते थे। अभी वो मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, उसमें दिखाया भी गया। तो स्पिरिचुअल बाथिंग, रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए इसका यूज होता था। और ये स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में पानी को निकालने की व्यवस्था भी थी, और साथ में एक वेल है पाई साइड में, जिस कुएं से इसके अंदर पानी को क्या किया जाता था? डाला जाता था। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये टाउन प्लानिंग का हिस्सा है। इसी टाउन प्लानिंग में बात करें तो एक और बड़ा स्ट्रक्चर हमें ग्रेनरी मिलता है, और ये ग्रेनरी हमें लगभग हर बड़े टाउन से मिली। ग्रेनरी किसे कहा जाता है? तो ऐसी जगह जिसमें क्या किया जाए, फूड क्रॉप्स जो है, हार्वेस्टेड मटेरियल, उसको स्टोर किया जाए, उसे आप क्या कहते हो? ग्रेनरी कहते हो। अगर हड़प्पन ग्रेनरी के बारे में बात करें तो हमें 6 रोज मिली हैं इस तरह से अलग अलग। तो ये शायद इसलिए माना जाता है, ये कहा जाता था कि हो सकता है वहां पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हो, तो अलग अलग क्रॉप को स्टोर करने के लिए अलग अलग जगह बनाएगी।
अच्छा, इसके अंदर जो ब्रिक्स यूज की गई वो बैक्ड नहीं, वो बर्न थी, मींस उसमें मॉइस्चर कंटेंट ना हो, यहाँ की फसल खराब, जो फसल रखी है वो क्रॉप रखी है वो खराब ना हो, इसके लिए बैक्ड ब्रिक्स जो है, बर्न ब्रिक्स जो है, उसका उपयोग इस सिविलाइजेशन के अंदर किया गया। यही चीज हमें ग्रेट ग्रेनरी कहां से मिली? तो ऐसी ही हमें मोहनजोदाड़ो से मिली। ठीक है, मोहनजोदाड़ो वाला ग्रेनरी सिंगल है और बड़ा भी है। इसकी अलग अलग थ्योरीज निकाली गई। पहला तो स्टोर किया जाता था, दूसरा ये कहा गया हो सकता है ये रॉयल ट्रेजरी हो, राजकोष हो, उस समय जो टैक्स कलेक्शन वो क्रॉप में होता हो और वो क्रॉप को स्टोर करके कहाँ रखा जाता हो, इन एरियाज में रखा जाता है, इसलिए इन ग्रेनरीज का उपयोग किया जाता था। तो ये स्ट्रक्चर हमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सब जगह से अवेलेबल हुआ है। इसी टाउन प्लानिंग के स्ट्रक्चर में बात किया जाता है, एक और ग्रैंड स्ट्रक्चर हमें लोथल से मिला, जहां पे एक पर्टिकुलर मेन मेड डॉकयार्ड जो हमें मिला, मींस एक मेन मेड पोर्ट है वो मिला, जो एक नदी से साइड में निकला हुआ था, जहां से शिप वगैरह आते थे। हो सकता है ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से उनका क्या चलता हो, ट्रेड चलता हो। इस स्ट्रक्चर का यूनिक फीचर अगर कहा जाए तो पूरे टाउन प्लानिंग का वो था ड्रेनेज सिस्टम, वहां पे बनी नालियां, जहां हमने रॉक कट ड्रेनेज सिस्टम जो है वो भी क्या है देखा। ये आपको धोलावीरा में जो है, कालीबंगन धोलावीरा में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो मिला है, जहां नालियां जो है वो ऊपर स्लेट से कवर भी है और पूरा मींस उसको क्या बनाया गया है, पूरा पत्थरों से काट के नालियों को, ड्रेनेज सिस्टम को बनाया गया। ये जो सिविलाइजेशन है ना, ये जाना जाता है अपनी सफाई के लिए, इन्होंने बड़ा क्लीनलीनेस को फॉलो किया। मींस जब रोड था, जब रोड पे जो घर बने थे उनके दरवाजे भी अपोजिट साइड हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि शायद रोड की धूल अंदर तक ना। फिर घर जो होते थे उसमें वेंटिलेशन के नाम पे एक खिड़की होती थी, बाकी कई जगह से कहते खिड़कियों का हमने कोई एविडेंस इसमें नहीं देखा। दरवाजे मिले और वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा वेंटिलेशन मिला है, इसके अलावा कोई खिड़की इसमें नहीं मिलती। तो ये यहाँ का क्या था, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था टाउन प्लानिंग को लेके, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम किस चीज के लिए जानते हैं, तो वो था टाउन प्लानिंग। यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो आपको शायद यहाँ जो है वो क्लियरली समझ में आ भी गया होगा कि हम किस तरह से सब्जेक्ट पे जाना चाहते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर आता है, जो टाउन प्लानिंग के बाद आता है, वो आता है एग्रीकल्चर। जब मैं एग्रीकल्चर को कंसर्न करूं तो बेसिकली वर्तमान में इंडियन टाइम पीरियड के आधार पर बात करें तो इंडिया का जो बेसिकली ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि 50% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की किस पे डिपेंडेंट है, आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जब मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करूं तो इस सिविलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस सिविलाइजेशन को हम एक अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है अर्बन, ठीक है, शहरी, नगरीय। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है? तो कई बार सवाल आता है कि नगर किसे कहते हैं, शहर किसे कहते हैं, सिटी किसे कहते हैं, ठीक है, अर्बन एरिया किसे कहते हैं। तो लोग अपने अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन कॉइन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जहां सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो, बड़े रोड हो, पॉपुलेशन ज्यादा हो, इस तरह से एक अपने अपने मेजर्स जो है वो यूज करते हैं। अगर एक्चुअल डेफिनेशन सेंसस के आधार पर देखा जाए तो कहा जाता है एन एरिया वेयर 70% प्लस पॉपुलेशन डिपेंड्स या ड्राइव देयर ऑक्यूपेशन फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस। ऐसा कोई एरिया जहां से 70% से अधिक जनसंख्या जो है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से अलाइंड हो, वो एरिया क्या कहलाएगा, अर्बन एरिया कहलाएगा। हड़प्पन पीपल के बारे में बात करें तो वो लोग, वहां का 70% पॉपुलेशन जो था वो नॉन एग्रीकल्चर एरिया से, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे क्या था, डिपेंडेंट था। इसलिए सिविलाइजेशन को हमने क्या नाम दिया, अर्बन सिविलाइजेशन नाम दिया। इस सिविलाइजेशन को आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। एक क्या, एक तो वो जो हड़प्पन सिटीज हैं, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगन, ये सब सिटी हैं, और इसके अलावा जो बाकी एक अदर रीजन हुआ करता था वो। ऑक्यूपेशन भी देखा जाए तो दोनों तरफ से अलग अलग था। ये जो सिटीज थी ना, ये पूरी की पूरी ट्रेड सिटीज थी, व्यापार के लिए बनाई गई सिटीज हुआ करते थे। इसको एडजस्टेंस विलेजेस हुआ करते थे। वहां का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या हुआ करता था, वो एग्रीकल्चर होता था। जब एग्रीकल्चर के एविडेंस के बारे में बात करें तो यहाँ हमें बार्ले के एविडेंस मिले हैं, यहाँ हमें अबंडेंट अमाउंट में बार्ले मिला है, या हमें राइस के एविडेंस मिले क्योंकि कई जगहों से राइस हस्क जो ऊपरी कवर है वो मिला है। हमें कालीबंगन से फेरो लैंड मिला है, मींस जुता हुआ एक खेत है, उसके एविडेंस मिले हैं। हमें वुडन फेरो जो है उसका एविडेंस मिला है, प्लाव का एविडेंस मिला है, जिससे क्या किया जाता था, जिससे खेत जोतने का काम किया जाता, उसका एविडेंस मिला है। हमें यहाँ से व्हीट जो है उस व्हीट का एविडेंस मिला है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आता है, यहां से हमें मिला है कॉटन का एविडेंस, जो कंटेम्पररी पीरियड में अपने आप में पहला है। इससे अलावा हमने कहीं कॉटन का एविडेंस नहीं देखा। और जब कॉटन मिला, इस कॉटन को उस हड़प्पन टेक्स्ट में किस नाम से मेंशन है, तो ये सिंडन नाम से जाना जाता है। बेसिकली हड़प्पा को तो हम पढ़ नहीं पाए क्योंकि प्रोटोहिस्टोरिक टाइम पीरियड से निकल के आता है। स्क्रिप्ट अवेलेबल है पर उसको हम क्या नहीं कर पाए, अभी तक डेसिफर्ड नहीं कर पाए। पर जो कंटेम्पररी टाइम पीरियड पे मेसोपोटामिया में कहा गया, उसे सिंडन नाम दिया गया। तो यहाँ पे जो कॉटन है उसका एविडेंस मिलता है।
तो ये सारा चीज हड़प्पन एग्रीकल्चर को क्या करता है, शो करता है। तो बार्ली मिला है, राइस मिला है, व्हीट मिला है, कॉटन है, उसके एविडेंस मिले। तो ये अलग अलग तरह का डाइवर्स एग्रीकल्चर जो है वो है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ इंडिगो कल्टीवेशन हुआ करता था, बट उसके प्राइमरी कंप्लीट सोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अभी तक जो अवेलेबल ट्रेसेस है उस आधार पर हम इंडियन जो हड़प्पन एग्रीकल्चर है उनमें इस आधार पे चर्चा कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के बाद अगला जो पार्ट है, जो एग्रीकल्चर से अलाइड ही पार्ट है, उसे कहा जाता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। नियोलिथिक एज के साथ ही हम बात करें तो बात आ जाती है किसकी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की, क्योंकि नियोलिथिक का एक बेसिक कल्चर था। देन चालकोलिथिक में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ। तो यहां पर भी ये जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, यहां भी हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में रिकॉर्डेड सोर्स जो है वो अवेलेबल होता है। क्या क्या अवेलेबल है, तो यहाँ हमें बुल के एविडेंस मिले, क्योंकि उनकी सील से लेकर जो टेराकोटा फिगराइंस है उनमें हमें बुल मिला है। यहाँ हमें बफेलो के एविडेंस मिले हैं। हमें यहाँ पर कैट और डॉग, इनके जो फुटप्रिंट्स है वो अवेलेबल हुए हैं। तो ये कहा जा सकता था कि इनको हमने क्या किया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में इन चीजों को डोमेस्टिकेट किया गया था। ये लोग एलिफेंट के बारे में जानते हैं, ये डियर के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये सारा भी आपको कहाँ मिला है, ये आपको हड़प्पन सील्स में मिलता है। अच्छा, यहाँ का जो बुल है वो अपने आप में हम्प्ड बुल है, जिसका ऊपरी हिस्सा क्या है, ये जो गर्दन वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ था। तो हम्प्ड बुल जो है उसका एविडेंस हमें मिलता है। हमें कुछ ऐसा भी मिलता है जिसका एक सिंग था, जिसे बाद में एक सिंगा कहा गया। तो एक कुछ बुल ऐसे मिलता है जो एक सिंग वाला, यूनिकॉर्न से कई लोग कंपेयर करते हैं। तो अलग अलग इनके एविडेंस मिला है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में हड़प्पा से सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड अगर कोई मटेरियल है, कोई चीज है, तो वो है आपका हॉर्स। हॉर्स का एविडेंस जो है वो हमें इस जगह से नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि हमें हॉर्स बोन जो है वो सप्तजेंडर से मिला है, ठीक है, बट उसको अभी डिब्यूटेड है। कुछ लोग कहते हैं वो घोड़े का खच्चर वाला जो वैरायटी होता है उसका है, कुछ कहते हैं घोड़े का, बट अभी भी डिस्प्यूटेड है। कोई ऑप्शन हमें नहीं मिला है जो इस बात को डिफाइन करे। बट एक चीज हमें यहां से क्लियर है, जो कंटेम्प्रेरी अभी जो आपका सनोली का डिस्कवरी हो रहा है बागपत जिले में, वहां पे हमें हॉर्स चैरिट वगैरह अवेलेबल हुआ है, ठीक है, वो पूरा डिफाइन करता है कि वहां पे घोड़ा था। तो अगर ये बागपत वाले एरिया में घोड़ा इसी टाइम पीरियड में था, तो कह सकते हैं कि हॉर्स का कहां भी अवेलेबल हो चुका होगा। आपका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहां भी हॉर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो होगी। ये आपका किसको, अच्छा, यहाँ पे बुलक कार्ट वगैरह के एविडेंस मिले हैं या जो टेराकोटा फिगर्स है वो मिले हैं, तो बताते हैं कि वो डोमेस्टिकेट क्या कर चुके थे, एनिमल्स को कर चुके थे। तो ये यहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एग्रीकल्चर है वो किस तरह का था। नेक्स्ट अगर चर्चा करें तो आता है ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि अभी कुछ समय पहले बात किया कि ये जो सिविलाइजेशन है ये अर्बन सिविलाइजेशन, और यहाँ की जो सिटी है वो सिटी क्या है, वो पूरा के पूरा ट्रेड ओरिएंटेड सिटीज है। तो यहाँ का जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो वेल डेवलप था। यहाँ पर बात की जाए ट्रेड की, तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जो ट्रेड है वो भी चलता था। इंट्रा स्टेट मींस इन द स्टेट, और इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो भी मिलता है। एविडेंस किस आधार पर मिलते हैं, जैसे ये सिविलाइजेशन जो है ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। मींस ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज मिलाया गया, किसको मिला के, तो एक तरफ अपने टीन का यूज किया और दूसरी तरफ आपने कॉपर। न तो टीन हड़प्पा में है, नहीं कॉपर हड़प्पा में है। ये दोनों आपने क्या किए हैं, ये दोनों आपने बाहर से इंपोर्ट किए, तभी जो आपने अब ब्रॉन्ज बना पाए। ठीक है, यहाँ से आपको एक स्टोन, ब्लू स्टोन मिलता है, लापिस लाजुली जिसे कहा जाता है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। गोल्ड और सिल्वर के एविडेंस यहाँ पे मिले, तो गोल्ड और सिल्वर भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो आपको टीन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज क्या करनी पड़ी, इंपोर्ट करनी पड़ी। कॉपर आपका राजस्थान में खैतरी माइंस में अवेलेबल है, टीन अफगानिस्तान में अवेलेबल है, गोल्ड आपका केजीएफ वाले भैया कर्नाटक में अवेलेबल है, सिल्वर भी कर्नाटक वाले एरिया में अवेलेबल है। तो ये सारा क्या होता था, यहां से इंपोर्ट होता था। फिर जो लोथल का मेनमोड पोर्ट है, और लोथल के डॉकयार्ड के साथ में, लोथल पोर्ट के साथ में आपको जो बोर्ड के एविडेंस मिले हैं, शिप के एविडेंस मिले, ये बताता है कि यहाँ का जो शिप था बाहर तक चलता था। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सील्स है वो हमें मिली है कहाँ, मोहनजोदाड़ो से, और हमें मिली है मेसोपोटामिया से, और मेसोपोटामियन सील्स मिले हड़प्पा से। ये बताता है कि दोनों में कोई क्रॉस कल्चर या ट्रेड का जो रिलेशन वो अवेलेबल था। साथ में मोहनजोदाड़ो जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है वो कहते हैं कि उनका ट्रेड एक सिटी के साथ चलता था जिसका नाम था मेहुला। मीन्स हो सकता है वो हड़प्पा को किस नाम से जानते हो, मेहुला के नाम से जानते हो। तो ये एविडेंस भी हमें अवेलेबल है। एक मूवी एक टेक्स्ट है अमीश का, सीक्रेट्स ऑफ मेहुलुहा, बड़ा अच्छा है, तो वो उसको पढ़ सकते हो। तो मेलुहा जो डिनोट किया गया है वो उसी मेसोपोटामियन रीजन के जो टेक्स्ट, उसमें मेलुहा किसे कहा गया, तो हड़प्पन ट्रेड एरिया को मेलुहा के नाम से जाना गया।
तो ये जो एविडेंस है ये बताता है कि यहाँ का जो ट्रेड और कॉमर्स है वो काफी वेल डेवलप था। मींस ये जो बाद में कहते हैं ना लोग आके कि भारत की खोज किसने की, तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने की। भाई वास्को डिगामा की जब पुश्ते या वो जो एरिया नहीं बना था तब भी हमारा व्यापार दूसरों के यहाँ चला था, तो भारत कभी घूमा नहीं था, भारत हमेशा से और अपना एग्जिस्टेंस बनाए हुए। ये तो आज कुछ ऐसी फौज आ गई हमारे यहाँ नेताओं की जिसने भारत के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो ये दुर्भाग्य हमारा है। ये कहते हैं ना कि पहले लीडर स्ट्रांग था तो देश भी स्ट्रांग के नाम से जाना जाता था, बाद में कुछ लीडर्स ऐसे आ गए जिन्होंने आगे रह के मट्टी पलित नहीं करना, तो नाम की मट्टी पलित जो है वो किसने की, हमारे यहाँ के नेताओं ने ही कर दी। ट्रेड एंड कॉमर्स के बाद बात किया जाए तो आर्ट एंड क्राफ्ट जो अपने आप में यूनिक फीचर है। सबसे इसका जो कहते हैं फ्लैग बियरर है, तो फ्लैग बियरर है ब्रॉन्ज का ये स्टेच्यू, ठीक है, जिसे हम कहते हैं द लेडी या द ब्रॉन्ज आयरन, सॉरी द ब्रॉन्ज लेडी जो कहते हैं वो डांसिंग गर्ल के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका क्या है तो कंप्लीटली नेकेड है, गले के अंदर क्या है एक नेकलेस है और हाथ में बैंगल्स है, ठीक है। ब्रॉन्ज का बना है, इसका मतलब यह है कि एक आर्टिशियन क्लास को वो क्या करता है, शो करता है। फिर ये क्योंकि इतना स्ट्रक्चर बनाया गया है तो ये अपने आप में यूनिक है। इसके अलावा तो आपको टेराकोटा के कई फिगर्स आपको मिल जाएंगे, आपको ब्रॉड्स वगैरह वो मिल जाएंगे, सील मिलेगी, ठीक है। तो ये सारा क्या शो करता है, वहां के आर्ट एंड क्राफ्ट को शो करता है कि भैया उनको इनका बड़ा पसंद था। ऑर्नामेंट के फोन, अच्छा पॉटरीज जो बनाई गई ना, उन पॉटरीज को भी डिजाइन किया गया। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसे रफ छोड़ दिया गया, मींस दे आर कहते हैं ना वो एक्सेलेंस के पीछे भागे, ठीक है। तो वो उनका आर्ट एंड क्राफ्ट में हमको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक यूनिक फीचर जो आता है यहाँ का वो आता है वेट्स एंड मेजर्स। इनके पास प्रॉपर वेट था, एक यूनिवर्सल वेट सिस्टम ये चलाते थे जो क्या था मल्टीपल में था आपके आर्ट के। एक तो एक सिस्टम है ना वो 16 आना, आपने नाम सुना, वो यहां से चलता आ रहा है। तो सॉरी 8 में 16 के मल्टीपल में जो था वो पूरा के पूरा यहाँ का क्या बना हुआ था, आपका वेट्स एंड मेजर का सिस्टम बना था। साथ ही साथ एक आवरी की राइड एक रॉड आपको अवेलेबल होती है जो पर्टिकुलर मेजर में है, और वो स्केल में 0.023% का क्या है एरर दिखता है। मींस आज भी हम मेजरमेंट में देख लो तो एक बड़ा एरर आपको दिख जाएगा, बट उनके मेजरमेंट में हमें कोई एरर नहीं दिखता। और जिस तरह से पूरा प्लांट सिविलाइजेशन है ना, तो कुछ तो मापने के लिए हुआ होगा ना, तभी तो आपने वेल एक मेजर स्ट्रीट बना दी, ठीक है, बराबर शहर से कोने से आपने शहर बसा दिए। बिना उसके मेजरमेंट के वेट के होने से इतना मार्केट का होना संभव नहीं है। और ये वेट एंड मेजर हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सेलेंस को शो करता है। अगला इस पार्ट का जो यूनिक फीचर आता है वो आता है सील्स एंड पॉटरीज। हमें अलग अलग तरह की सील मिली है, ठीक है। सील में कई चीजें डिनोट है, कई स्क्रिप्ट्स लिखा है, कई बुल है, कई हम्प है, कई यूनिकॉर्न, उसमें एक सिंगा मेंशन है। अब ये सील जो है इसमें एक सवाल आता है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सील। तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सील जो है स्टेटाइट नाम का एक सॉफ्ट स्टोन होता है उसकी मिली। सेकेंड नंबर पे हमको ब्रॉन्ज सील भी मिली है, हमें टेराकोटा सील भी मिली है। टेराकोटा इन द सेंस आपका जो मिट्टी है, टेराकोटा उसको कहा जाता है जब मिट्टी को बैक करके बनाया जाता है उसे टेराकोटा कहा जाता है। तो टेराकोटा सेल भी हमें क्या है अवेलेबल हुई है। पॉट्स की बात की जाए तो एक यूनिवर्सल पॉटरी हमें मिली जिसका जो कलर था वो ब्राउन कलर का जो पॉटरी था वो था, और उसे चॉकलेटी कलर से क्या करते थे, उसे पेंट करते थे। अच्छा, ये जो पॉटरी थी इसे खाली नहीं छोड़ते थे, इसको पेंट किया जाता था, ऊपर डिजाइन बनाई जाती थी। वो बेसिकली फ्लावर वगैरह बना देना, पेड़ वगैरह बना देना, इस तरह की जो डिजाइन है वो डिजाइन हमें यहाँ के पॉट्स पे देखने को मिलता है। किसी का जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो आपके घर में हम जो पॉट्स यूज करते हैं वो यूनिवर्सल है, हर घर में बर्तन यूज हो रहे हैं। तो बर्तन किस तरह से यूज हो रहे हैं वो हमें कल्चर दिखाते हैं। जैसे गर्मी के सीजन में हमारे यहाँ मटके आते हैं, मटके दो तरह के आ रहे हैं, एक ब्लैक और एक रेड, ठीक है। रेड वाले पे चूने से कुछ पेंटिंग था, आजकल नया इंट्रोड्यूस हुआ वो चाइनीज टाइप का जो लाइम इन कलर मींस आपका ना क्रीम कलर के कुछ आए जिसमें फ्लोर कलरफुल पेंटिंग्स ऊपर से की गई है। ये नया इंट्रोड्यूस हुआ, ये आज भी हमारे सिविलाइजेशन में चलता है, जो कहाँ चलता था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में चलता था। सो ये सारी जो चीजें हैं वो हड़प्पा की यूनिक फीचर्स हैं, उन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। होप सो यहां तक का लेक्चर जो है आपको बड़ा अच्छे से समझ में आया है। आगे कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते की बात यहाँ का और क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया जाए तो आता है यहाँ का स्क्रिप्ट। जब हड़प्पा को बोला जाता है तो इस ईयर को हम प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से हमें एक स्क्रिप्ट तो मिली है पूरी की पूरी, ठीक है। अलग अलग लेटर्स अल्फाबेट्स जो है वो मिले, जो सील पे भी देखने को मिलते हैं। अगर उनको देखा जाए तो इस तरह के अल्फाबेट्स जो है वो अवेलेबल हुआ है, पर इसको हम अभी तक क्या नहीं कर पाए, डेसिफर्ड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए कि ये भाई साहब ये जो शब्द है ये अल्फाबेट कहना क्या चाहते हैं। सो अल्फाबेट तो हमारे पास है, स्क्रिप्ट तो अवेलेबल है। अच्छा, इस स्क्रिप्ट में क्या था, ये उल्टी चलती थी। बोस्थोफेनस जो एक स्ट्रक्चर होता है, इधर से हम
स्टार्ट करते हैं, इधर से यूं जाती है, फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगी, फिर इस तरह से। तो ये इसका जो राइटिंग पैटर्न है ना, वो पैटर्न दोनों तरफ से चलता है। मींस आजकल क्या करते हैं, हम कैसे लिखते हैं, तो हम लेफ्ट से शुरू करके राइट पे खत्म कर देते हैं, उर्दू को राइट से लेफ्ट पे खत्म कर देते हैं। इसमें क्या होता है, लेफ्ट से राइट पे जाते हैं, फिर इधर से इधर, तो पूरा के पूरा क्या बनता था, स्क्रिप्ट का एक सेगमेंट हमने यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा। सो यहाँ के स्क्रिप्ट के ऊपर भी कई सारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि वहां का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। अब ये डिस्प्यूटेड है, क्यों? क्योंकि कुछ लिखा मिला नहीं, जो लिखा है वो हम पढ़ नहीं पाए, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से क्या है, अलग अलग अंदाजा जो है वो लगा रहा है कि कैसा हुआ करता होगा। अब एक बात क्लियर है, जिस तरह से ये पूरा के पूरा सिविलाइजेशन प्लान्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, इसका मतलब जो भी था वो लठ के साथ था, मतलब बड़ा के बड़ा स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ का हुआ करता होगा। बट फिर भी अलग अलग हिस्टोरियंस जो है वो अलग अलग थ्योरीज देते हैं। कुछ कहते हैं यहाँ पे मोनार्की हुआ करती होगी। मोनार्की क्योंकि हमें कुछ किला आपको मिला है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो को वो कैपिटल मानते हैं, और वो कहते हैं कि मोहनजोदाड़ो में जिस तरह से फोर्ट बना है वो वहां का क्या है, मीन्स वहां पे कोई राजा रहता है। पर इस मोनार्की वाली बात को प्रूव करने के लिए बाकी और कोई एविडेंस हमें अवेलेबल नहीं है, तो कई लोग इस थ्योरी को मानने से मना कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ डेमोक्रेसी रहा होगा, वहां के लोग क्या करते हैं, आपके लोग चुनते होंगे एक दूसरे से, तो उसके भी प्रॉपर एविडेंस अवेलेबल नहीं है। तो ये डिस्प्यूटेड है अभी कि वहां का जो पॉलिटी वो कैसा होगा। तो कुछ लोग कहते हैं मोनार्की रहा होगा, कुछ लोग कहते हैं वहां डेमोक्रेसी होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि वहां अलग अलग लीडर्स मिलके आते होंगे, और वो लीडर मिलके क्या करते होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो मिलके सरकार चलाते होंगे। जैसा आपने इस जो मोहनजोदाड़ो अभी मूवी आया था उसमें भी दिखाया गया कि हर एक एरिया से एग्रीकल्चर, हर क्लास जो अलग अलग क्लासेस है ना, उन क्लास से अलग अलग व्यक्ति आके मीन्स एक लीडर का काम करते हो, वो मिलके क्या करते हैं, सरकार चलाते हैं। तो ऐसा कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा होगा, बट अभी तक भी ये एक रिसर्च का विषय है कि वहां का एग्जैक्ट पॉलिटी जो है वो कैसा होगा। लोगों का मानना है कि वहां पे जो मर्चेंट लोग हैं वो लोग क्या करते थे, वो सारे लोग मिलके रूल करते होंगे, क्योंकि सोसाइटी जो है ये ट्रेड ओरिएंटेड या डोमिनेंस भी किनका, मर्चेंट्स का। तो यहाँ हो सकता है किनका रूल चलता हो, ठीक है, ओलिग्रेसी चलता हो, मीन्स यहाँ जो मर्चेंट पीपल है उनका रूल चलता हो। बट अभी भी इसमें क्या है, डिस्प्यूट है, डाउट है कि ये कैसा होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ की सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। अब जो एविडेंस हमें मिले उस आधार पर समझे, तो पहला, जिस तरह से टाउन स्ट्रक्चर दो तरह से मिला है कि एक तरफ हमें अपर टाउन मिला है और दूसरी तरफ लोअर टाउन, तो हम कह सकते हैं यहाँ के लोग जो है दो स्ट्रक्चर में डिवाइडेड थे, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। ये जो कास्ट यूज हो रहा है वो टाइप को डिफाइन करने के लिए यूज हो रहा है। मीन्स हो सकता है रूलिंग पीपल और दूसरे आर्टिशियन कास्ट वाले जो लोग हैं, इस तरह से दो है। फिर यहाँ पर सोसाइटी में अलग अलग क्लास हुआ करते थे। जैसे हमें पूजा पाठ के एविडेंस मिले, मीन्स हो सकते हैं यहाँ प्रिस्टली क्लास हो। हमें ब्रॉन्ज स्टेच्यूज मिले, मतलब यहाँ पे म्यूजियम्स होते हो जो इसका वर्क करते हो। हमें टेराकोटा फिगर्स और ब्रिक्स मिली है, मीन्स वहां पे पूरा एक कल्चर उसका हो। वुडवर्क मिला हो, मीन्स कारपेंटर है, ठीक है। फार्मर्स हैं तो फार्मर्स होंगे। पेस्टोरल के एविडेंस मिले, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मीन्स एक पेस्टोरल क्लास होगी। इस तरह से इस सोसाइटी में अलग अलग क्लास जो है वो होती होगी। सोसाइटी की जब बात की जाती है तो फीमेल की बात आता है कि वुमन का स्टेटस क्या होगा। तो यहाँ पे वुमन से कोई डिस्क्रिमिनेशन के एविडेंस में नहीं मिले, और जो फिगर्स हमें मिले हैं वुमेन्स को लेके वो ये शो करते, हो सकता है या वुमन और मैन जो है वो इक्वल हो, यहाँ पे कोई डिवीजन सोसाइटी में ना हो। कंटेम्प्रेरी एरिया में हमने ऐसे सिविलाइजेशन देखे जहाँ वुमेन्स जो है वो लीड करती है, पर यहाँ पर ऐसा भी कोई एविडेंस शो नहीं होता जो ये शो करता हो कि यहाँ जो वुमेन्स है, कोई वुमेन्स क्या करते थे, वही सिविलाइजेशन को लीड करने का काम करते थे, या फिर रूलिंग जो काम है वो किसके हाथ में था, वो यहाँ की वुमेन्स के हाथ में था। सो इसके कोई एविडेंस जो है वो एविडेंस नहीं मिलते। तो बट अभी तक जो जितना भी एविडेंस हमें सोसाइटी को लेके मिल रहा है उस आधार पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ का सोसाइटी जो था उसमें अलग अलग डिफरेंट क्लास जो क्लास अवेलेबल थी, और वो क्लास कहाँ से अवेलेबल होती है, जो हमें अलग अलग एविडेंस मिलता है। रिलीजन के बारे में बात किया जाए तो ये तो क्लियर है कि भैया इनका कोई ना कोई धर्म जो है वो था, और ये धर्म के ट्रेसेस आज जो हम हिंदुइज्म सनातन में यूज करते हैं वहां मिलते हैं। हमें यहाँ पे कुमकुम के एविडेंस मिले, थ्रेड के एविडेंस मिले, पीपल की या जो एनवायरमेंट है उसको वर्शिप के एविडेंस मिले। मींस कह सकते हैं कि ये लोग भी क्या थे, एनवायरमेंट को वर्शिप करते थे, नेचर जो है नेचर वर्शिपर हुआ करते थे।
सो उसके एविडेंस में कोई बड़ा मंदिर नहीं मिला, बट हमें आइडल्स ऐसे मिले हैं, जैसे मदर गॉडेस का एक एविडेंस मिला जिसमें वुमन वॉर्म से एक पेड़ निकलता आया हुए दिखता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये क्या थे, नेचर वर्शिपर हुआ करते थे। और वो वर्शिप किस स्टाइल में होता था, ऑफरिंग के स्टाइल में होता था, जो आजकल जिस तरह से हम करते हैं, आजकल तो और एडवांस हो चुका है, चांटिंग ऑफ मंत्रास हो चुका है, साथ में ऑफरिंग्स दोनों मिलके आ गया है, तो वो है सनातन का जो एविडेंस है, वो एविडेंस आपको कहां से मिलता है, हड़प्पन एरिया से भी अवेलेबल होता है। फिर आता है कि यार जब इतना बड़ा सिविलाइजेशन था तो वो डिक्लाइन कैसे हो गया। जब डिक्लाइन के बारे में बात आता ना, डिक्लाइन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका मतलब ये नहीं कि निस्तनाबूद हो जाना, पूरा खत्म हो जाना, बिल्कुल सा बुलडोजर चल जाना। इसका मतलब होता है कि जिस कारण से वो जाना जाता था वो नहीं है। जैसे विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है तो क्या है, विराट कोहली नहीं दिख रहे, विराट कोहली है भाई, वो क्रिकेटर है, बट जिस तरह से वो खेला करते थे उस तरह से नहीं खेल रहे। हड़प्पा जिस चीज के लिए जाना जाता था वो हमें नहीं मिलना, वो हमने देखा है, तो इस कारण से हम क्या कहते हैं, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब कॉज के बारे में बात की जाए तो अलग अलग कॉज है। हो सकता है पहला जो कॉज है वो है माइग्रेशन, कि वो लोग यहां से क्या कर चुके हो, माइग्रेट कर चुके हो। माइग्रेशन का कारण बाहर से किसी का इन्वेजन हो गया जैसा कहा जाता है, बट उसके एविडेंस भी अभी तक अवेलेबल नहीं है कि कोई मास मैसेकर दिखता हो, क्योंकि पहले एक थ्योरी दी गई ना कि आर्यन आए, आर्यन ने हड़प्पन पीपल को क्या कर दिया, मार के भगा दिया। ऐसा नहीं होता कि कोई बाहर से इन्वेजन आता है तो पूरा कल्चर जो है वो एब्रप्टली खत्म हो जाए। तो इसका हमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिला है, और इसके ऊपर एनसीईआरटी ने भी कहा है कि डिसअपीयरेंस एंड डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज स्टिल अ पॉइंट ऑफ सर्च और रिसर्च। अभी भी रिसर्च करने की आवश्यकता है कि इसका जो डिक्लाइन है वो डिक्लाइन किस तरफ से हुआ। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि माइग्रेशन हो गया, माइग्रेशन के रीजन वो बोलते हैं कि हो सकता है कोई नेचुरल कैलेमिटी हुआ हो, कोई फ्लड हो गया हो, या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण वहां पे क्या हुआ हो, ड्रॉट जो है वो ड्रॉट देखने को मिला हो, इस कारण से लोग माइग्रेट हो गए। आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को तो लोग रिजेक्ट कर ही चुके हैं। फ्लड वाली थ्योरी को माना जाता है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ स्केलेटन्स मिले, पर कहा जाता है कि अगर फ्लड हो गया था तो लोग दूसरी जगह बसते, दूसरी जगह बसे हैं तो वही वाला जो कल्चर जैसा ये फॉलो करते थे वैसा कल्चर दिखना चाहिए था, पर ऐसा कल्चर हमें बाद में अगले 1500 साल तक मिलता ही नहीं है, प्लांट सिविलाइजेशन नहीं मिलता। इसलिए अभी भी अचंभित करता है कि यार ये जो सिविलाइजेशन जो इतना बड़ा था वो एकदम से डिक्लाइन कैसे हो गया, एकदम से खत्म कहाँ हो गया, या एकदम से डिसअपीयरेंस कहाँ हो गया। तो जब तक रिसर्च नहीं हो जाता तब तक हम ये मान सकते हैं कि जो पुराने थ्योरीज कह चुका है, जैसा फॉरेन इन्वेजन, दूसरा एक्सटर्नल इन्वेजन, सेकेंड थ्योरी फ्लड या ऐसा कुछ ड्रॉट आया होगा, नेचुरल कैलेमिटीज हुआ हो, क्लाइमेट चेंज हुआ हो, और दूसरा ट्रेड जो है वो ट्रेड खत्म हो गया हो। क्योंकि जैसे अभी वर्तमान समय में हम कहते हैं कि दिल्ली किस चीज के लिए फेमस है, दिल्ली कैपिटल सिटी, अगर दिल्ली से कैपिटल हटा ली गई तो हो सकता है दिल्ली इतना पॉपुलर ना हो, क्योंकि अलग से दिल्ली में तो है नहीं। सब मुंबई में बीच है, तो दिल्ली में तो बीच बीच भी कुछ नहीं है, कोई पहाड़ पर्वत भी नहीं कि लोग अलग से दिल्ली घूमने जाएंगे। दिल्ली क्यों जाना जाता है, तो दिल्ली जाना जाता है कैपिटल के कारण। अगर कैपिटल हटा लिया गया तो कहते हैं ना कि अगर जैसे हम उज्जैन इंदौर के बारे में बात करें, इंदौर में आपका एजुकेशन हब है, अगर मान लेते एजुकेशन हटा दिया इंदौर से तो इंदौर कैसा होगा, इंडस्ट्रीज हटा दिया तो कैसा होगा। तो ये ट्रेड सिटीज थी, हो सकता है यहाँ पे ट्रेड खत्म हो गया हो, इस कारण से जो पूरा सिविलाइजेशन है ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया। इसके कारण जो है ये हो सकता है, बट अभी भी ये देखना होगा कि वास्तविकता में इसके जो कारण है वो क्या हो सकता है। अगला जो सेक्शन वो पीवाईक्यू से आता है, बट ऑलरेडी लेक्चर इतना लंबा हो चुका है तो सेम लेक्चर में पीवाई को नहीं कंटिन्यू करते हुए अपन कोशिश करते हैं पीवाईक्यूज को नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग से इसका सेगमेंट में डालने की। थर्ड, मेंस के क्वेश्चन इस पे इंपॉर्टेंटली बनते हैं, जो यहाँ के टाउन प्लानिंग को कंपेयर करने की बात करते हैं मॉडर्न टाउन प्लानिंग। तो आप यहाँ से आइडियाज ले सकते हो और आप अपने लिए एक प्राउड मोमेंट जनरेट कर सकते हो कि भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कैसा है। इसको रेफर करने के लिए आप एनसीईआरटी रेफर करिए, वहां पे सफिशिएंट है, एंशिएंट एनसीईआरटी जो है वहां सफिशिएंट डेटा है जिससे आपका कवर हो जाएगा। सर नेक्स्ट लेक्चर में हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और वैदिक के बाद वाला जो हिस्ट्री है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो लेक्चर कैसा आया जरूर कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और हम आगे इसमें क्या इंप्रूवमेंट है वो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।